नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी कविता से परिचित कराने जा रहे हैं जो न केवल गांव की सुंदरता का वर्णन करती है, बल्कि प्रकृति के जीवंत चित्रों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। आपने कभी खेतों की हरियाली, पोखरों की लहरें, चहकते पक्षी और सरसों के पीले फूलों का नजारा देखा है? ये दृश्य हमारे हृदय को आनंदित कर देते हैं, लेकिन कवि की दृष्टि इन पर और भी गहरी होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर। इस कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को मानवीय भावनाओं से जोड़कर अत्यंत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। आइए इस अद्भुत कविता के सौंदर्य में डूबते हैं। आपने गांव की खूबसूरती को देखा है। खुले खुले खेत, झूमती फसलें, लहराते तालाब, चमकती चांदनी, चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं, किंतु कवि का देखना औरों के देखने से अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक या श्रोता आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी है, गांव के पोखर भी देखे हैं, वसंत का आनंद भी लिया है, लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है वह बिल्कुल निराला है। ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठते हैं, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को? आइए पढ़ते हैं कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर। चलिए इस पाठ के उद्देश्यों को भी देख लें। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप गांव के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में बता सकेंगे, ग्रामीण परिवेश में ब्याह शादी के दृश्य पर टिप्पणी कर सकेंगे, प्रकृति चित्रण के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख कर सकेंगे, तालाब के दृश्य और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर सकेंगे, महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या कर सकेंगे, कविता का भाषा सौंदर्य स्पष्ट कर सकेंगे। अब हम मूल पाठ पढ़ लेते हैं। कविता का नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। देख आया चंद्रग्रहण देखता हूं दृश्य, अब मैं मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में तो उगी है घास पूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माठ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली छटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। आइए अब इस कविता के पहले अंश को समझ लेते हैं। कविता पढ़ते हुए यह आप जान गए होंगे कि इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि चंद्रग्रहण नामक किसी स्थान से लौटा है। लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक सौंदर्य के अनेक दृश्य देखे हैं और उन्हें अपनी कविता में चित्रित किया है। आइए इसे ठीक से समझने के लिए इस कविता की प्रारंभ की 25 पंक्तियां एक बार फिर से पढ़ लें। कविता के प्रारंभ में पहली ही पंक्ति में कवि मानो सूचना दे रहा है, मैं चंद्रग्रहण देख आया। लौटते हुए खेत की मेंढ पर अकेला बैठा हुआ वह खेत और उसके आसपास के दृश्यों को देख रहा है। सबसे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। चने के पौधे का आकार छोटा होता है। चने में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि को लगता है
यह छोटे से कद का बित्ते भर का चना अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधे सजे सवरे दूल्हे सा खड़ा है। चना और अलसी दोनों एक ही खेत में पास पास खड़े हैं। अलसी का पौधा दुबला पतला और लचीला होता है, इसलिए हवा से हिलता डुलता रहता है। कविता में अलसी के 3 विशेषण दिए हैं। वह हठीली है, वह देह की पतली है और उसकी कमर लचीली है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है, लेकिन तनकर सीधी भी हो जाती है। तनकर सीधी खड़ी रहती है, इसीलिए हठीली भी है। उसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोडियां होती है, जो फूलती है और उन्हीं में बीज बनता है। अलसी का फूल नीले रंग का होता है। अलसी को देखकर कवि को लगता है कि यह दुबली पतली लड़की है, जो मचलती दिख रही है और मानो कह रही है, जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूंगी, उससे प्यार करने लगूंगी, उसी की हो जाऊंगी। हठीली होने के बावजूद वह प्यार के लिए लालायित है। और सरसों की न पूछो, किसी के निरालेपन की बात करनी होती है तो हम बात ऐसे ही शुरू करते हैं। अरे, शोभा की न पूछो, उसकी तो बात ही कुछ और है। या शलभ की बात न पूछो, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। इसी अंदाज में कवि कहता है, और सरसों की न पूछो, सरसों अब सयानी हो गई है। सयानी होना के 3 अर्थ हैं। एक तो समझदार होना, दूसरा यौवन पा लेना और तीसरा चतुर होना। यह सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है और बताया है कि वह विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले करना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ शादी कर लेना है। कवि ने सरसों के प्रसंग में ही हाथ पीले करना का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सरसों जब फूलती है तो पूरा खेत ही पीला हो जाता है। तो पीली सरसों ब्याह के मंडप में पधार चुकी है। वहां गुलाबी साफा बांधे चना पहले से ही बैठा है। विवाह की हलचल में फागुन का महीना कैसे छुप रहता? वह फाग गाता हुआ आ पहुंचा है। फाग का गाना, चने का सजना, सरसों का हाथ पीले करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक है। इस पूरे दृश्य में कवि को लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। किसका? सरसों का। जिस प्रकार मां विवाह मंडप में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छाह करती है, उसी प्रकार यहां प्रकृति मां की भूमिका निभा रही है। प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। यह दृश्य कवि के मन को छू लेता है। उसे लगता है इस ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा अधिक प्यार भरा वातावरण है। नगर तो व्यावसायिक हो गए हैं। व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। ग्रामीण अंचल की भूमि प्रेम प्यार के लिए अधिक उपजाऊ है। जैसे कि इस निर्जन अंचल में भी प्रकृति के चप्पे चप्पे में प्यार दिखाई पड़ रहा है। क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? अलसी, सरसों आदि वनस्पतियां हैं, परंतु कवि ने उन्हें मनुष्य जैसी क्रियाएं करते दिखाया है। चना पगड़ी बांधे खड़ा है। पतली कमर वाली अलसी कह रही है, मुझे छुओ तो हृदय का दान दे दूं। सरसों ब्याह मंडप में हाथ पीले किए बैठी है। फागुन फाग गा रहा है। जहां कवि जड़ प्रकृति या वनस्पति जगत को चेतन मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाता है, उसे मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण से कविता में सुंदरता आ जाती है। इसे ही मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। यहां मानवीकरण के अतिरिक्त एक और सुंदर विधान है। इस पूरे प्रकरण में एक विवाह के मंडप का रूपक है। विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हा और उसके परिवार के पुरुष सदस्य गुलाबी पगड़ी बांधते हैं। लड़कियां सज संवर कर फूल लेकर अगवानी और छेड़छाड़ करती है। कन्या ब्याह मंडप में लाई जाती है और रात भर लोकगीत गाए जाते हैं। आइए पहले कविता की शेष पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में 5 दृश्य है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला, तालाब में लहरिया लेती भूरी घास। दूसरा, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, चांद का प्रतिबिंब। तीसरा, किनारे पर पड़े पत्थर। चौथा, मछली की टोह में ध्यानमग्न बगुला। पांचवा, मछली पर झपटती काले माथे वाली चिड़िया। कवि को नीचे एक तालाब दिखाई पड़ता है, जिसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही है। पोखर का तल नीला है, पर उसमें भूरे रंग की कुछ घास भी उगी है और तालाब आंख की लहरों में वह भी डोल रही है। सांझ होने को आई है और तालाब की सतह पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है। उसकी चमक आंखों को चौंधिया देती है। चांद के बारे में कवि की कल्पना देखिए। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। चांद के लिए चांदी का बड़ा सा गोल खंभा कहना ठीक है।
परंतु क्या आप बता सकते हैं कि चांद कवि को खंभा क्यों प्रतीत हुआ? जी हाँ, किसी तालाब या पोखर के हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब उसकी गहराई का भी बोध कराता है, जबकि शांत जल में वह एक गोला सा ही लगता। लहरों वाले तालाब में किरणों के फिसलने से उसमें लंबाई प्रतीत होती है, इसलिए कवि को लगता है चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। इसे ही कहते हैं कवि की सूक्ष्म दृष्टि और कल्पना। आइए अब देखें कि इस कविता की अगली 3 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। क्या आप कभी तालाब के किनारे घूमने गए हैं? आपने ध्यान दिया होगा, तालाब के किनारे अनेक पत्थर भी होते हैं। कवि का ध्यान भी उन पत्थरों की ओर जाता है। कवि कल्पना करता है कि वे पत्थर तालाब के किनारे पड़े चुपचाप उसका पानी पी रहे हैं। कब से? वर्षों से। शायद जब से तालाब बना, तब से। कवि यहां पर तालाब और उसमें स्थित पत्थरों के प्राचीन साहचर्य को व्यक्त करता है। तालाब के पानी में रहने वाली अन्य वस्तुएं गतिशील है, लेकिन पत्थर बिना हिले डुले उसमें चुपचाप पड़े हुए हैं। इन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि ये पत्थर पता नहीं कितने समय से चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। पानी में डूबे पत्थरों में कवि को झुककर पानी पीते प्राणियों की याद आ रही होगी, इसलिए यहां पर उसने पत्थरों का सुंदर मानवीकरण किया है। ये पत्थर निरंतर पानी पीने की मुद्रा में ही रहते हैं, इसलिए कवि विस्मय प्रकट करता है कि पता नहीं इनकी प्यास कब बुझेगी। कविता की आगे की पंक्तियों में तालाब के कुछ और दृश्य भी कवि का ध्यान खींचते हैं। जैसे एक बगुला जो पानी में टांगे डुबाए ध्यानमग्न सोया हुआ सा खड़ा है। वह सचेत तो है, परंतु देखने वाले को ऐसे लगता है जैसे सो रहा है। पर जो ही उसे कोई चंचल मछली दिखाई पड़ती है, वह उसे तत्काल लपक कर गटक लेता है। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपटकर पानी के भीतर से एक उजली सफेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। कविता के पहले भाग के दृश्यों से अंतिम भाग के दृश्यों की तुलना कीजिए। आप क्या अंतर पाते हैं? पहले भाग में प्रकृति का लुभावना रूप था, पर यहां उसके कुछ कठोर किंतु वास्तविक रूप है। प्रकृति की वास्तविकता और कठोरता का एक रूप आपने पढ़ा, जो कविता में स्पष्ट रूप से उपस्थित है। किंतु क्या आप इस तथ्य से परिचित है कि अच्छी कविता वह मानी जाती है जिसके कई आयाम हो, जो कई अर्थों को खोलती हो? आइए इस कविता का एक दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं। बगुला समाज के ढोंगी लोगों का प्रतीक है, जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। इसलिए कहावत भी है, बगुला भगत। कविता में भी ढोंगी बगुला ध्यान लगाकर खड़ा है, किंतु मछली को देखते ही उसे झट पकड़कर छट गटक जाता है। चिड़िया के चतुर विशेषण पर गौर कीजिए, ये कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है। चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठा लेती है। प्रकृति के ये दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। समाज में कुछ कपटी, चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्रकृति का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षक है। पूरी कविता में 2 दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पहला दृश्य खेत का है, जिसमें चना, अलसी, सरसों सब प्रेम से ओत प्रोत है। दूसरा दृश्य पोखर का है, जिसमें बगुला, चिड़िया, पत्थर आदि है। ये सब क्रमशः शोषक, चालाक और हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक हैं। कविता से साफ जाहिर है कि ग्राम की पृष्ठभूमि प्यार से उर्वर है। वहां एक दूसरे का हो जाने की तमन्ना है, परस्पर प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है। लेकिन दूसरे दृश्य में उन बगुला भक्तों का जिक्र है, जो अवसर मिलते ही दूसरों की जान तक ले लेते हैं। वे शोषक है और संवेदन शून्य। आशा करता हूं दोस्तों, आपको यह कविता समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं, आपने इस कविता से क्या सीखा। ग्रामीण परिवेश से जुड़े प्रकृति चित्रण को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चने के खेत की मेंड पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण मुरैठा बांधे और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप में चित्रित किया है। अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है, क्योंकि वह बीच खेत में होती है। उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नील फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है। प्रकृति
मां के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। फागुन फाग गा रहा है, सरसों सयानी हो गई है, चना मुरेठा बांधे खड़ा है, आदि में मानवीकरण अलंकार है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है। कई वर्षों के प्यासे पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला, सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त होकर कविता को नया अर्थ देते हैं। सफेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफेद पोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है, बतलाया गया है। मछली आम आदमी का प्रतीक है, जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। चलिए अब इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल के बारे में भी पढ़ ले। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जिले के कमासिन गांव में 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। उनकी कविताओं में श्रमिक, कृषक और संघर्षशील जीवन के अनेक चित्र हैं। अद्भुत प्रकृति चित्रण के लिए भी केदारनाथ अग्रवाल जाने जाते हैं। अनूठा शब्द चयन और चित्रात्मकता इनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री अग्रवाल की तब पुस्तकें हैं जमुंजल, तुम फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अनहरी 13-15 कहे केदार खरी खरी, आत्मगंध, कुहकी कोयल खड़े पेड़ की देह, कविता संग्रह, पतिया उपन्यास, विचारबोध, विवेक विवेचन, निबंध संग्रह, कवि मित्रों से दूर, वार्ता, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता, फूल नहीं रंग बोलते हैं, संग्रह में है। इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल ने शहरी और ग्रामीण परिवेश की जीवन शैली का तुलनात्मक और प्रतीकात्मक चित्रण किया है। मित्रों, हमने अभी अभी चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता का रसास्वादन किया। इस कविता में ग्रामीण जीवन की सहज सुंदरता, प्रेम की अभिव्यक्ति और समाज के विभिन्न पहलुओं को बड़ी ही सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। जहां एक ओर कवि ने खेतों की हरियाली और फसल की लहलहाहट को मानवीय भावनाओं से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर पोखर के दृश्य के माध्यम से समाज में व्याप्त कुछ कटु सच्चाइयों को भी उजागर किया। केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे अर्थ छिपे होते हैं। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद।